क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही होगा। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है और यह वाणिज्यिक बैंक करेंसी प्राधिकारी है। यह का मतलब क्या? केंद्रीय बैंक। अच्छा, केंद्रीय बैंक है क्या? केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, करेक्ट है। और यह वाणिज्यिक बैंक करेंसी प्राधिकारी है, ये भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो सी हो जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को तब ऋण देता है जब उसे मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के बदले में कहीं से भी वित्तीय स्रोतों की प्राप्ति नहीं होती। सरकार का बैंक होने के नाते केंद्रीय बैंक सभी सरकारी बैंकों के खाते रखता है और सरकारी खजाने का प्रबंध करता है। यह देश में करेंसी मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी है। उसे नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार, एक देखा जाए तो एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सीआरआर तथा एसएलआर आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब सीआरआर को बढ़ाया जाता है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाता है, तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। देखिए, भारत में सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो से है, मतलब प्रत्येक बैंक अपनी पूंजी का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखेंगे। और एसएलआर का मतलब है प्रत्येक बैंक अपनी पूंजी का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो स्वयं के पास गिरवी रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। रिजर्व रखते हैं, गिरवी वर्ड यहाँ नहीं आएगा। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि कितने होंगे, ये 6.5 होंगे या 4.5, एसएलआर रहता है 4 या 4.5 के लपेटे में। अब देखिए, जब सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक बैंक कौन सी हो गई, जैसे एसबीआई, पीएनबी वगैरह वगैरह, तो इनकी साख सृजन क्षमता में बढ़ोतरी नहीं होती बल्कि कमी होती है। तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट केवल पहला हो जाएगा यहाँ पर, मतलब निम्न होती है उनकी साख सृजन क्षमता, बढ़ती नहीं है। तो भारत में सीआरआर तथा एसएलआर भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता निम्न होती है, बढ़ती नहीं है। अतः कथन एक सही है और दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेपो दर निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? या केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा। देखिए, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा मतलब आरबीआई के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो रेपो दर या रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालिक ऋण देता है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित होती है, मतलब आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुछ नकद कोष रखना पड़ता है, इसी को बोलते हैं सीआरआर। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजित मुद्रा बैंक मुद्रा कहलाती है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजित मुद्रा जो है वो बैंक मुद्रा कहलाती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुछ नकद कोष रखना पड़ता है और इस नकद कोष के आधार पर वे मांग जमाओं का जो है वो सृजन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा गया नकद कोष कुल मांग जमाओं का कुछ प्रतिशत होता है। इस प्रतिशत को नकद आरक्षित अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर या फिर विधिक आरक्षित अनुपात कहा जाता है। अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, हल्की इसमें त्रुटि बी नहीं होगा, यहाँ सी उत्तर हो जाएगा क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि राजमार्ग पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि राजमार्ग पुस्तक किसने लिखी है, बताइए? कवि राजमार्ग पुस्तक लिखी है अमोघ वर्ष ने। किसने लिखी है? अमोघ वर्ष ने। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? इसको याद इस तरह से करो कि कवियों का जो है वो वर्षों से जो है बोलबाला रहा है, तो वर्ष आ गया ना इसमें, वर्षों से कवियों की चर्चा हो रही है, तो इस तरह से याद रख लीजिए इसको। ये एक तरीका है, अमोघ वर्ष। तो देखिए, कवि राजमार्ग राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई है। यह एक जैन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाशव का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? वाशव, तो वाशव का जो संबंध है वो लिंगायत संप्रदाय से है। किससे है? लिंगायत संप्रदाय से। देखिए, वाशव जो है वीर शैव अथवा लिंगायत संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। इन्होंने कन्नड़ प्रदेश में इसका प्रचार किया था। वल्लभाचार्य प्रेरणा थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है, कौन विशिष्ट द्वैतवाद से, कौन अद्वैतवाद से, कौन द्वैतवाद से, बताइए। देखिए, वल्लभाचार्य प्रेरणा थे किसके? वल्लभाचार्य थे शुद्ध अद्वैतवाद के। किसके थे? शुद्ध अद्वैतवाद के। और विशिष्टाद्वैत कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। और अद्वैतवाद कौन थे? शंकराचार्य।
तो देखिए शंकराचार्य थे अद्वैतवाद, ये दर्शन है और ये प्रेरणता है। रामानुजाचार्य संबंधित थे विशिष्टाद्वैतवाद से, और वल्लभाचार्य जो भी पूछा गया शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित थे, और माधवाचार्य जो थे वो द्वैतवाद से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारतीय अर्थव्यवस्था में नाना देशी का संबंध निम्न में से किससे था? किससे संबंधित है नाना देशी? देखिए यह एक निगम था जिसमें विदेश से व्यापार करने वाले व्यापारी शामिल थे, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो दक्षिण भारत के आर्थिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता सुसंगठित व्यापारिक निगम था। विभिन्न उद्योगों एवं व्यापार में लगे व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से स्वयं को निगमों में संगठित रखा था। इन निगमों में सर्वाधिक शक्तिशाली नाना देशी निगम थे। दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी इन निगमों में शामिल थे। इसके अतिरिक्त तैलीकी निगम तथा नकरमू निगमों का भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कम्माल किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे कम्माल? सैनिक वर्ग से, व्यापारिक वर्ग से, दस्तकार थे, या फिर राजमहल की देखरेख करते थे? देखिए जो कम्माल थे वो थे दस्तकार। क्या थे? दस्तकार। तो कम्माल दस्तकारी से संबंधित है। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय व्यवस्था में कुल प्रभावशाली और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी समुदाय परली मतलब खेतिहार, मजदूर, बेल्लाल और बनिया थे। कलहण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी है, लेकिन ये आसान हो जाएगा, इसको बहुत कम पूछते हैं। ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। इसको आगे बढ़ाया था जौन राज और श्रीबर ने। किसने? जौन राज और श्रीबर ने। तो देखिए कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहण ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुअल आबदीन द्वारा संरक्षण प्राप्त विद्वानों, उनका नाम है जौन राज और श्रीबर, ने राजतरंगिणी का विस्तार किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय संविधान में उसकी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक न्याय की बात उसमें की गई है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, राजनीतिक न्याय है, जैसे सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की बात है समता या समानता की। तो देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के तो न्याय हैं, वो कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता या समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मिक्सअप करते रहता है एग्जामिनर और पूछता रहता है, याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है फेडरेशन का? प्रस्तावना में हुआ है क्या? मौलिक अधिकारों में हुआ क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हुआ? कहाँ पर हुआ है? देखिए प्रस्तावना में नहीं हुआ, मौलिक अधिकारों में भी नहीं हुआ है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी नहीं हुआ है, ना कर्तव्यों में नहीं हुआ है, कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय संविधान में फेडरेशन का मतलब होता है संघात्मक शब्द का जो प्रयोग है, कहीं पर भी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा संविधान किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका का संविधान है। हमारे संविधान में किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? 4 है, इनमें केवल एक ही सही होगा। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, और नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पहले संसद की ही सिफारिश आवश्यक है। तीसरा है, नए राज्यों का निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश की आवश्यकता है। चौथा है, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पहले आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की सिफारिश आवश्यक है। बताइए, केवल एक ही सही है इसमें। देखिए ना तो आवश्यकता है संसद की, ना ही प्रधानमंत्री और ना ही आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की। आवश्यकता है तो किसकी? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तो संसद में तो वैसे ही चला जाएगा। संसद है क्या वैसे? 3, लोकसभा, राज्यसभा और स्वयं राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। तो देखिए नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश या पूरा स्थापित करने से पहले पूर्व स्वीकृति हमको लेनी पड़ेगी भारत के राष्ट्रपति की। नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पूर्व उस राज्य के विधानमंडल को
विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है जिस राज्य के नाम, क्षेत्र एवं सीमा पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए समय सीमा निश्चित होती है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी? भारत के राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे पहले भारतीय राज्य का दर्जा मिला था? बताइए किसको मिला था। देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला है 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड बिहार से निकला है 15 नवंबर सन 2000 को। हिमाचल प्रदेश निकला है, मतलब भारत का राज्य बना 1971 में, और सिक्किम बना 1975 में। तो सबसे पहले कौन बना? हिमाचल का प्रदेश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और सिक्किम जो है वो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि सिक्किम को जो है वो सह संबद्ध राज्य का दर्जा कब मिला? 1974 में, और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1 साल बाद, मतलब 75 में। बात आती है उत्तराखंड की, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और बात आती है झारखंड की, तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ। और एक चीज़ और है, मध्य प्रदेश से निकला था 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़। बहुत पूछते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की शासन प्रणाली है संसदीय एवं अध्यक्षीय, केवल संसदीय, केवल अध्यक्षीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में जो शासन प्रणाली है वो केवल संसदीय, मतलब ब्रिटेन के समान, और अमेरिका में जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब ब्रिटेन के समान को अपनाया गया है, और मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो संसद के सदस्य होते हैं, एवं मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है वो पाया जाता है। इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लाज्मा का उपयोग किया जा सकता है किस किस में किया जा सकता है? घाव भरने में, दंत चिकित्सा देखभाल में, और प्रतिदीप्त प्रकाश में, किस किस में, या सभी में? देखिए, प्लाज्मा का उपयोग किया जा सकता है प्रतिदीप्त प्रकाश में भी, दंत चिकित्सा देखभाल में भी, और घाव भरने में। तो सभी में डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो प्लाज्मा का उपयोग कैंसर जैसे रोगों, एंटी फंगल उपचार, और घाव भरने, और त्वचा रोगों में, दंत चिकित्सा देखभाल में, और लक्षित ऊतकों को हटाने जैसे विभिन्न प्रभावी चिकित्सा उपचारों में किया जाता है। प्लाज्मा का उपयोग इसके अलावा टेलीविज़न, नियान संकेतक और प्रतिदीप्त प्रकाश में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2019 में भौतिकी का नोबेल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को नहीं मिला है? जेम्स पीबल्स, एस्थर डुफ्लो, मिचेल मेयर और दीदियर क्यूलोस। बताइए। ये प्रश्न तो बहुत बार बताया होगा। जब उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 15 दिसंबर को हुई थी उसकी टेस्ट सीरीज़ कराई थी, लोअर पीसीएस की कराई थी, उसमें भी बताया होगा। तो देखिए, 2019 में जो भौतिकी का नोबेल मिला है वो जेम्स पीबल्स को मिला, 3 लोगों को मिला है, और मिचेल मेयर को मिला है, और दीदियर क्यूलोस को मिला है। एस्थर डुफ्लो को नहीं मिला है क्योंकि इनको मिला है इकोनॉमिक्स का। तो यही हैं तीनों जिनको फिजिक्स का नोबेल मिला है। ये हैं जेम्स पीबल्स, ये हैं मिचेल मेयर, और ये हैं दीदियर क्यूलोस। इन तीनों को मिला है जेम्स पीबल्स, मिचेल मेयर, दीदियर क्यूलोस। अब इनमें जो है 50-50 है, मतलब जो 50% फिजिक्स का नोबेल मिला है वो इन दोनों को मिला है, और जो 50% में योगदान है इस अकेले व्यक्ति का है, मतलब जेम्स पीबल्स का है। तो देखिए, 2019 में भौतिकी का नोबेल जो है जेम्स पीबल को मिला। क्यों मिला? भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए मिला। और मिचेल मेयर और दीदियर क्यूलोस को क्यों मिला? सौर प्रकार सौर प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक एक्सोप्लैनेट, मतलब 51 पेगासी बी की खोज करने के लिए संयुक्त रूप से मिला। इस वैज्ञानिक का मानना है, इनका अकेले का, कि जो ये यूनिवर्स है अपना, जो ब्रह्मांड है, इसमें 95% जो है वो डार्क मैटर है। उसके बाद जो है प्लेनेट है ना, प्लेनेट, एक्सो प्लेनेट वगैरह वगैरह, ये केवल 5% है। अब इन दोनों वैज्ञानिकों को मिला हेक्सो प्लेनेट की खोज के मिला। सबसे पहले इन्होंने हेक्सो प्लेनेट खोजा था पेगासी बी। उसके बाद से ही आजकल जितने भी हेक्सो प्लेनेट खोजे जा रहे हैं वो इन वैज्ञानिकों की मेहरबानी है। सबसे पहले तो इन्होंने खोजा था ना। नाम क्या है? पेगासी बी, इसकी याद रखना है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जा सकता है तारों की गति का अध्ययन करने में, दोहरे तारों की खोज करने में, दोनों में, या शल्य चिकित्सा में? देखिए, डॉपलर इफेक्ट का जो उपयोग किया जा सकता है तारों की गति का अध्ययन करने में किया जा सकता है, दोहरे तारों की खोज करने में किया जा सकता है। ए और बी दोनों में, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो डॉपलर प्रभाव का जो उपयोग है तारों की गति का अध्ययन करने तथा युग्म तारों की खोज करने के लिए किया जाता है, तथा यह ब्रह्मांड के आधुनिक सिद्धांतों का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नासा का कैसिनी हाइगेंस
किसका अध्ययन करने के लिए था, बताइए किसका था? चंद्रमा एवं शनि का था क्या? बृहस्पति शनि का था क्या? बृहस्पति मंगल का था? या संपूर्ण प्रकाशीय वर्णक्रम का था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशनी, ये नाम याद रखना। ये था शनि का, और शनि के साथ साथ किसका था? चंद्रमा का। तो देखिए केशनी हाइगेंस शनि एवं चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इटालियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया एक संयुक्त प्रयास था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? देखिए भारत के 6 राज्यों तक सीमित है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये भारत के राजस्थान में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कर्नाटक में पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए राजस्थान में पाया जाएगा, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक ये सीमित है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक है। पाकिस्तान में इसका शिकार किए जाने और अनिश्चित संरक्षण प्रयासों के कारण इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए भारत जो है वो आखिरी उम्मीद है। यह रेगिस्तान, छोटे घास के मैदानों और अर्ध शुष्क परिदृश्य में रहता है। यह भारत के केवल 6 भारतीय राज्यों तक सीमित है। थंबनेल पर प्रश्न देखा होगा आपने। तो यह राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान से सटा है गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में ये पाया जाता है, मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है, कर्नाटक में ये पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है।